मास्टर माइंड की शक्ति, प्रेरक बल, अमीरी की दिशा में नवा कदम। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सोचिए और अमीर बनिए बाय नेपोलियन हिल। धन कमाने में सफलता के लिए शक्ति अनिवार्य है। योजनाएं तब तक निष्क्रिय और व्यर्थ है जब तक कि उन्हें कार्य रूप में रूपांतरित करने की पर्याप्त शक्ति न हो। यह अध्याय वह तरीका बताएगा जिसके द्वारा कोई व्यक्ति शक्ति हासिल कर सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। शक्ति को संगठित और बुद्धिमानी से निर्देशित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शक्ति से हमारा आशय यह है वह संगठित प्रयास जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इसके आर्थिक समतुल्य में रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त है। संगठित प्रयास दो या इससे अधिक लोगों के संयोजित प्रयास का फल होता है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर सद्भाव की भावना के साथ काम करते हैं। धन कमाने के लिए शक्ति आवश्यक है। धन कमाने के बाद उसे बनाए रखने के लिए भी शक्ति आवश्यक है। नंबर एक, अनंत प्रज्ञा। ज्ञान के इस स्रोत से दूसरे किसी अध्याय में बताए तरीके से संपर्क किया जा सकता है और इसमें रचनात्मक कल्पना की मदद ली जा सकती है। नंबर दो, संग्रहित अनुभव। इंसान का संग्रहित अनुभव या उसका कोई हिस्सा जिसे सुव्यवस्थित और रिकॉर्ड किया गया है किसी भी अच्छी सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकता है। इस संग्रहित अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सार्वजनिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है जहाँ इसे वर्गीकृत और व्यवस्थित किया गया है। नंबर तीन, प्रयोग और शोध। विज्ञान के क्षेत्र में और जीवन के लगभग हर अन्य क्षेत्र में लोग हर दिन नए तथ्यों को इकट्ठे कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं और व्यवस्थित कर रहे हैं। जब ज्ञान संग्रहित अनुभव के माध्यम से उपलब्ध न हो तो हमें इसी स्रोत की तरफ मुड़ना होगा। यहाँ भी अक्सर रचनात्मक कल्पना का प्रयोग किया जाना चाहिए। ज्ञान इनमें से किसी भी स्रोत से हासिल किया जा सकता है। इसे निश्चित योजनाओं में व्यवस्थित करके और इन योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित करके शक्ति में बदला जा सकता है। ज्ञान के इन तीन प्रमुख स्रोतों के परीक्षण से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई अकेला व्यक्ति ज्ञान को इकट्ठा करने, उसे योजना में बदलने और फिर उसे कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए सिर्फ अपने ही प्रयासों पर निर्भर होता है तो उसे बहुत मुश्किलें आती हैं। अगर उसकी योजनाएं विस्तृत हैं और अगर वे बहुत विराट हैं तो आप आमतौर पर उसे दूसरों को अपने साथ सहयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए और तभी वह उनमें शक्ति का आवश्यक तत्व भर पाएगा। मास्टर माइंड के द्वारा शक्ति हासिल करना। मास्टरमाइंड को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक लोगों का सद्भाव की भावना के साथ ज्ञान और प्रयास का संयोजन। कोई भी अकेला व्यक्ति बिना मास्टरमाइंड की मदद से बड़ी शक्ति हासिल नहीं कर सकता। पहले के एक अध्याय में इच्छा को इसके आर्थिक समतुल्य में रूपांतरित करने के उद्देश्य से योजनाएं बनाने हेतु निर्देश दिए गए थे। अगर आप लगन और बुद्धि से इन निर्देशों का पालन करेंगे और अपने मास्टरमाइंड समूह के चयन में सावधानी रखेंगे तो आप यह मान लें कि आपने आधा सफ़र तय कर लिया है। हालांकि यह आपको उस समय महसूस नहीं होगा। आप शक्ति की उन अमूर्त संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझ लें तो जो उचित रूप से चुने मास्टरमाइंड समूह के माध्यम से आपके सामने उपलब्ध है। इसलिए हम यहाँ पर मास्टरमाइंड सिद्धांत के दो लक्षण स्पष्ट करेंगे जिनमें से एक आर्थिक प्रकृति का है और दूसरा आध्यात्मिक प्रकृति का है। आर्थिक पहलू स्पष्ट है। आर्थिक लाभ किसी भी व्यक्ति द्वारा हासिल किए जा सकते हैं जो अपने आप को ऐसे लोगों के समूह की सलाह, परामर्श और व्यक्तिगत सहयोग से घेरे रखता है जो उसके दिल से मदद करने के इच्छुक होते हैं और ऐसा पूर्ण सद्भाव की भावना से करते हैं। सहयोगपूर्ण संबंध का यह प्रकार लगभग हर बड़ी दौलत का आधार रहा है। इस महान सच्चाई को समझ लेने से निश्चित रूप से आपका आर्थिक स्टेटस बदल सकता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत का आध्यात्मिक रूप समझना जरा ज़्यादा मुश्किल है। आप इस वक्तव्य से एक महत्वपूर्ण सुझाव पकड़ सकते हैं। कोई भी दो व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते जिनके द्वारा किसी तीसरी अदृश्य और अमूर्त शक्ति की रचना न हो जिसे तीसरे मस्तिष्क की संज्ञा दी जा सके। मानवीय मस्तिष्क ऊर्जा का एक रूप है और इसका एक हिस्सा आध्यात्मिक प्रकृति का होता है।
जब दो लोगों के मस्तिष्क सद्भाव से संयोजित होते हैं तो दोनों की ऊर्जा के आध्यात्मिक यूनिट एक सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं जो मास्टरमाइंड के आध्यात्मिक रूप का निर्माण करती है। मास्टरमाइंड सिद्धांत या इसके आर्थिक स्वरूप की तरफ मेरा ध्यान 50 साल पहले एंड्रयू कार्नेगी ने खींचा था। इस सिद्धांत की खोज मेरे जीवन के काम के विकल्प चुनने के लिए जिम्मेदार थी। कार्नेगी का मास्टरमाइंड समूह लगभग 50 लोगों के स्टाफ से मिलकर बना था, जिसे उन्होंने अपने चारों तरफ इकट्ठा किया था और उनका निश्चित लक्ष्य स्टील बनाना और उसे बेचना था। उन्होंने अपनी पूरी दौलत का श्रेय उस शक्ति को दिया जो उन्होंने अपने मास्टरमाइंड द्वारा हासिल की थी। किसी भी ऐसे व्यक्ति के रिकॉर्ड का विश्लेषण करें जिसने प्रचुर धनराशि इकट्ठी की है और कई ऐसे लोगों का भी विश्लेषण करें जिन्होंने थोड़ी कम दौलत इकट्ठी की है, और आप पाएंगे कि उन्होंने जाने या अनजाने में मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग किया है। किसी भी अन्य सिद्धांत के द्वारा महान शक्ति हासिल नहीं की जा सकती। आपके मस्तिष्क की शक्ति को कई गुना कैसे किया जाए? इंसान के मस्तिष्क की तुलना एक बिजली की बैटरी से की जा सकती है। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि बिजली की बैटरियों का समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यह भी एक सुपरिचित लक्ष्य तथ्य है कि एक अकेली बैटरी उसी अनुपात में ऊर्जा प्रदान करेगी जितनी कि इसके सेलों की संख्या और क्षमता होगी। मस्तिष्क भी इसी तरीके से काम करता है। यही कारण है कि कई मस्तिष्क अन्य मस्तिष्कों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। और इससे हम एक और महत्वपूर्ण तथ्य पर आते हैं, सामंजस्य के भाव द्वारा मस्तिष्कों का संयोजित या जुड़ा हुआ समूह एक अकेले मस्तिष्क से अधिक विचार ऊर्जा प्रदान करेगा। जिस तरह बिजली की बैटरियों का एक समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। इस तुलना से यह तत्काल स्पष्ट हो जाता है कि मास्टरमाइंड सिद्धांत में शक्ति का वह रहस्य है जिसके द्वारा उन व्यक्तियों को शक्ति प्राप्त होती है जो दूसरे लोगों के मस्तिष्कों द्वारा खुद को घेरे रहते हैं। इससे एक और विचार मिलता है जो हमें मास्टरमाइंड सिद्धांत के आध्यात्मिक स्वरूप की समझ के और अधिक करीब ले जाएगा। जब व्यक्तिगत मस्तिष्कों का समूह सामंजस्य की भावना से संयोजित होता है और काम करता है तो इस संकट गठबंधन से बढ़ी हुई ऊर्जा मिलती है जो उस समूह के हर व्यक्तिगत मस्तिष्क के लिए उपलब्ध होती है। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि हेनरी फोर्ड ने अपना बिजनेस करियर गरीबी, अशिक्षा और अज्ञान की बाधाओं के बीच शुरू किया। यह भी एक उतना ही सुपरिचित तथ्य है कि 10 साल के कम समय में फोर्ड ने इन तीनों बाधाओं को पार कर लिया और 25 सालों में अपने आप को अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक बना लिया। इस तथ्य के साथ यह अतिरिक्त ज्ञान भी जोड़ दें कि फोर्ड के सबसे तेज कदम उस समय नजर आए जब वे थॉमस अल्वा एडिसन के व्यक्तिगत मित्र बन गए, और आप यह समझना प्रारंभ कर देंगे कि एक मस्तिष्क का दूसरे पर प्रभाव क्या हासिल कर सकता है। एक कदम आगे जाएं और इस तथ्य पर विचार करें कि फोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां उस समय से शुरू हुई जब उनका परिचय हार्वे फायरस्टोन, जॉन बरोज और लूथर बर्बैंक, जिसमें से हर एक में महान मस्तिष्क क्षमता थी, से हुआ। और आपको इस बात का अधिक प्रमाण मिल जाएगा कि शक्ति मस्तिष्कों के मैत्रीपूर्ण गठबंधन से मिलती है। इंसान उन लोगों की प्रकृति और आदतें और विचार की शक्ति लेता है जिनके साथ वह सहानुभूति और सामंजस्य की भावना के साथ उठता बैठता है। एडिसन, बर्बैंक, बरोज और फायरस्टोन के साथ अपने संबंध के द्वारा फोर्ड ने अपनी खुद की मस्तिष्क शक्ति में इन चार लोगों की बुद्धि, ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिक शक्तियां भी जोड़ ली। यही नहीं, उन्होंने मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग भी किया जिसका तरीका इस पुस्तक में बताया जा रहा है। ये सिद्धांत आपके लिए उपलब्ध है। हम महात्मा गांधी का जिक्र पहले ही कर चुके हैं। हम उस तरीके का अध्ययन करें जिसके द्वारा उन्होंने अपनी विराट शक्ति हासिल की। इसे कुछ ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। उन्हें शक्ति इस बात से मिली कि उन्होंने 20 करोड़ लोगों को तन और मन से सामंजस्य की भावना से एक निश्चित लक्ष्य के लिए संयोजित किया। संक्षेप में, गांधी जी ने एक चमत्कार कर दिया क्योंकि 20 करोड़ लोगों को किसी बात के लिए मजबूर करने के बजाय सामंजस्य की भावना के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना एक चमत्कार ही कहा जाएगा। अगर आपको इसके चमत्कार होने में संदेह है तो आप दो लोगों के सामंजस्य की भावना के साथ सहयोग करने
के लिए प्रेरित करके देखें, चाहे इसकी अवधि कितनी भी लंबी हो। हर बिजनेसमैन जानता है कि कर्मचारियों से सामंजस्य और सद्भाव से काम करवाना कितना मुश्किल है। शक्ति किन स्रोतों से हासिल की जा सकती है? इस सूची में आपने देखा कि सबसे ऊपर अनंत प्रज्ञा आती है। जब दो या दो से अधिक लोग सद्भाव की भावना से संयोजित होते हैं और किसी निश्चित लक्ष्य की ओर कार्य करते हैं, तो वे इस गठबंधन द्वारा खुद को ऐसी स्थिति में ले आते हैं जहां वे अनंत प्रज्ञा के शाश्वत स्टार हाउस से सीधे शक्ति हासिल कर सके। ये शक्ति सभी स्रोतों में महानतम स्रोत है। यह वह स्रोत है जिसकी तरफ जीनियस और हर महान लीडर मुड़ता है, चाहे वह इस तथ्य से परिचित हो या ना हो। तो अन्य प्रमुख स्रोत जिनसे वह ज्ञान हासिल किया जा सकता है, जो शक्ति के हासिल करने के लिए आवश्यक है, उतने ही विश्वसनीय है जितने कि इंसान की 5 इंद्रियां। इंद्रियां हमेशा विश्वसनीय नहीं होती है। आगामी अध्यायों में वे तरीके विस्तार से बताए जाएंगे जिनके द्वारा अनंत प्रज्ञा से सबसे अधिक तीव्रता से संपर्क किया जा सकता है। ये धर्म पर कोई कोर्स नहीं है। इस पुस्तक में वर्णित किसी भी मूलभूत सिद्धांत का विश्लेषण इस तरह नहीं किया जाना चाहिए जैसे यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी इंसान की धार्मिक आदतों में हस्तक्षेप करने का इरादा रखता हो। इस पुस्तक का एक ही उद्देश्य है, वह उद्देश्य है पाठक को ये निर्देश देना कि वह धन की अपनी इच्छा के निश्चित लक्ष्य को किस तरह इसके आर्थिक समतुल्य में रूपांतरित करें। पढ़ें, सोचें और जब आप पढ़ें तो उस पर चिंतन करें। जल्द ही पूरा विषय आपके सामने खुल जाएगा और आप इसे सही पहलू से देख सकेंगे। यहाँ आप अकेले अध्यायों का विस्तृत विवरण देख रहे हैं। सकारात्मक भावनाओं की शक्ति। धन शर्मिला और संकोची है। इसे उसी तरह मनाना पड़ता है और इसका दिल जीतना पड़ता है जिस तरीके से कोई दृढ़ संकल्प वाला प्रेमी अपनी पसंद की लड़की का पीछा करता है। और मजेदार संयोग यह है कि धन का पीछा करने में जिस शक्ति का प्रयोग होता है, उसी से मिलती जुलती शक्ति का प्रयोग किसी लड़की का पीछा करने में किया जाता है। धन की तलाश में इस शक्ति का सफलतापूर्वक प्रयोग तब होता है जब इसे आस्था के साथ मिलाया जाए। इसे इच्छा के साथ मिलाना चाहिए, इसे लगन के साथ मिलाना चाहिए, एक योजना के द्वारा इस पर अमल करना चाहिए और उस योजना को कार्य रूप में परिवर्तित करना चाहिए। जब धन उस मात्रा में आता है जिसे दौलत कहा जाता है, तो यह धन अर्जित करने वाले व्यक्ति की तरफ उतनी ही आसानी से प्रवाहित होता है जितनी आसानी से पानी पहाड़ी से नीचे बहता है। शक्ति की एक महान अदृश्य धारा मौजूद है जिसकी तुलना एक नदी से की जा सकती है, सिवाय इसके कि इसका एक हिस्सा एक दिशा में बहता है और जो लोग धारा की उस दिशा से इसमें प्रवेश करते हैं, यह धारा इन्हें दौलत की तरफ ऊपर ले जाती है, जबकि इसकी विपरीत दिशा में बहने वाली धारा बाकी लोगों को नीचे की तरफ गरीबी और दुख में ले जाती है। जो इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं कि वे अपने आप को इस धारा से निकालकर धारा के दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते। हर आदमी जिसने प्रचुर दौलत हासिल की है, जीवन की इस धारा के अस्तित्व को पहचानता है। यह इंसान की चिंतन प्रक्रिया से संबंधित है। विचार का सकारात्मक भाव धारा का वह पहलू है जो इंसान को दौलत की तरफ ले जाता है। नकारात्मक भाव धारा का वह पहलू है जो इंसान को गरीबी की तरफ नीचे ले जाता है। यह उस व्यक्ति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है जो दौलत हासिल करने के उद्देश्य से इस पुस्तक को पढ़ रहा है। अगर आप शक्ति की धारा के उस तरफ है जो गरीबी की तरफ ले जाती है, तो यह चप्पू का काम कर सकता है जिसके द्वारा आप अपने आप को धारा के दूसरी तरफ धकेल सकते हैं। यह आपकी मदद केवल तभी कर सकता है जब आप इस पर अमल करें और इसका प्रयोग करें। सिर्फ पढ़ने से और इसे इच्छा अच्छा या बुरा बताने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। गरीबी और अमीरी अक्सर स्थान बदलती है। जब अमीरी गरीबी की जगह लेती है, तो यह परिवर्तन आमतौर पर अच्छी तरह से सोची गई और सावधानी से अमल में लाई गई योजनाओं के द्वारा आता है। गरीबी की योजना की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह साहसी और निर्मम होती है। अमीरी संकोची और शर्मीली होती है, इसे आकर्षित करना होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। और देखा आपने, अगर आप कोई अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कुछ बिजनेस के बारे में, तो उसमें अपने जैसे लोगों को जोड़ने की हमें कोशिश करना चाहिए।
जिनके विचार हमारे से ही मिलते हों, ताकि हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने ये ऑडियो बुक सुना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप दिल थाम के बैठिए, बहुत अमीरी का 10वां कदम मैं आपके सामने लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।